ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, ट्राई करके आए हो? बाकी डाउट है इसमें? कहाँ तक ट्राई किए थे? देखो, जो लोग ट्राई करके आए हो बताओ, 14 डाउट तक कर बताओ। लिया था हाँ, तुमने। ये 14 किया था ना? तो 14 का एक्चुअली है ना, मैंने तो एक्चुअली यही लगाए थे। बट मुझे लगता है इसका जो लॉजिक जो उन्होंने लगाया उसका ये कहने का मतलब है ना, कि फंक्शन अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल 0 1। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉजिक ना ये वाला लगा रहा होगा, πx/2 इज लेस देन 1, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, यहाँ ना। तो शायद इसलिए कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। तो मे भी इसलिए इसने ट्रू लिया होगा, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी जब x 0 से 1 के बीच है। तो वैसे ही है यहाँ भी, ऐसे ही है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.75 पे है, तो ये तो ठीक है ना। और तो मान लो ये इसलिए ऐसा है कि इसका, क्योंकि पूरी फंक्शन इसमें है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 0 से 1 में होगी, इसलिए इसको ट्रू लिया होगा। ये है। बाकी ट्राई करके आओ तो बताओ, डाउट जिन लोगों ने ट्राई किए हैं वो। सर 15th तो हो गया, 16th वाला अ- डाउट है। अच्छा, 16 में डाउट है, ओके। तो 16 कह रहा है कि ए बी बी नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, ए 1 और 2 के बीच है, बी भी 1 और 2 के बीच है। सी डी नंबर बिटवीन 3 and 4, सी 3 और 4 के बीच है, डी भी 3 और 4 के बीच है। और यू जो है 1/a है, वी 1/b है, सी 1/c, डब्ल्यू 1/c है, और एक्स 1/d है। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये समझ आ रहा ना, यू जो है 1/a, वी 1/b, डब्ल्यू 1/c एंड एक्स 1/d, इस तरह से डिफाइन किया है। तो पूछना क्या चाह रहा है, देन से विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज आर ट्रू। कौन सा ट्रू है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो u है वो किसके बीच होगा, 1/2 और 1 के बीच। जो v है वो भी 1/2 और 1 के बीच होगा। जो w है 1/4 और 1/3 के बीच। एंड जो x है वो भी 1/3 और 1/4 और 1/3 के बीच होगा। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, हम्म। सर फर्स्ट ऑप्शन में तो मैंने सबकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर कर दिया। अच्छा, तो क्या आ रहा है? हाँ, तो अपना आ रहा है 14.66। मतलब अगर सबकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं हम्म। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। 40.40। नहीं, 14। तो 1/4 पहला कह रहा है, 1/4 मोर देन 1/6। लेस देन। लेकिन ए में तो मोर देन लिखा हुआ है ना। हाँ सर। फिर हाँ, तो वो मतलब ए वाला अपना गलत है ना, अच्छा, ठीक है। ऑप्शन। ठीक है, हाँ। बाकी बी ही मुझे मतलब अप्रोच करना नहीं आया। a⁴, b⁴, c⁴, d⁴, ये लेस देन इक्वल टू 4 ABCD होगा। अ, अ, हेलो। जी जी। हाँ सर, ये सेम सेम वैल्यू नहीं ले सकते क्या? जैसे कि ए और बी की सेम ही वैल्यू ले लो कि 1 और 2 के बीच में जो भी है। हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट फॉर द चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर मैंने ट्राई किया था, ए बी की सेम ही वैल्यू ले ली थी, 3/2 3/2। हाँ, और सी और डी को अगर 7/2 7/2 इनको भी ले लो अगर बीच में, ठीक है। तो जो ए और सी वाला ऑप्शन है वो मतलब सही बैठ रहा है उस पे, बाकी बी और डी तो नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, तो जो आउट हो गया वो बोल सकते हैं, जैसे हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है ना। तो वैसा है, कोई फिक्स वैल्यू ले लिया हमने उस बीच का और पुट कर दो। तो आप कह रहे हैं कि बी और डी आउट हो जाएगा उस तरह से, हाँ, उस ऐसा। तरह से बी और डी आउट, ए और सी सही बैठ रहा था उस पे अगर अच्छा, सेम सेम वैल्यू लो तो। ठीक है। सो यहाँ से जो है तो हम लोग वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। WX क्या है, WX वहाँ से है CD, तो वहाँ से आ जाएगा। और इधर से U भी है 1/AB, AB इधर आ जाएगा। तो मतलब कोई इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, या तो हम लोग कुछ इनइक्वालिटी का रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, या नंबर्स पुट करके भी देख सकते हैं।
हाँ तो सर वही पूछना था, मतलब ये अप्रोच सही है या फिर कुछ हाँ और हाँ ट्राई चलेगा, करना कोई दिक्कत पड़ेगा? नहीं, वो सही है, क्योंकि हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन जब ट्रू बोलते हैं ना तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब के लिए होल्ड करने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा तो गलत हो सकता है। ये है। तो जो आपने काउंटर एग्जांपल अगर बी डी के लिए ढूंढा है तो ठीक है ना। जैसे बीच की वैल्यू उठा लो, इन्होंने क्या किया, ए बी की वैल्यू है ना, इसका बीच का ले लिया, लाइक 3/2 यहाँ से है ना, इसका एवरेज ले लिया 7/2 वैसे ही है ना, इसको पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो डब्लू को बाकी आप पुट कर सकते हो 1/a 1/b ऐसे करके भी रख सकते हो। हाँ वो तो So, रेसिप्रोकली हो हाँ जाएगा ना रेसिप्रोकल ही उसका है तो फिर। उससे आ जाएगा, तो उससे पुट कर लो और चेक कर लो, हाँ ये भी ठीक है। नहीं तो पूरे को एक में कन्वर्ट कर लो, जैसे या तो ABCD में यू भी को हटा के ABCD में ही ले आओ, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ कि क्या हो सकता है। मतलब प्रूफ लिखने में टाइम जाएगा, आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेएम का यूज करके भी हो सकता है ना सर? क्या क्या एम और जीएम का रिजल्ट अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। नहीं समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं आप। AMGM हाँ अर्थमेटिक मीन अगर एबीसीडी का निकाले यूवीडब्ल्यूएक्स का अलग से। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं। हाँ एबीसीडी का एक साथ निकाल के और यूवीडब्ल्यूएक्स का एक साथ निकाल के ठीक, 16 आ जाएगा। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं √CD, ये भी यूज कर सकते हैं हम जी। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस जी अपॉन 4। तो यहाँ a + b > 2√AB है, एंड c + d > 2√CD है, इस तरह से। सो a + b + c + d अपॉन 4, ये > आ जाएगा ABCD की पावर 1/4 से, है ना। ये है, तो यहाँ से भी देख सकते हाँ हैं, हाँ है ना यार। 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ये 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, आपको पता होगा कि जैसे कोई n नंबर्स हैं, जैसे एक मिनट में अगर इन जनरल रिजल्ट लिखे, जैसे मान लीजिए आपके पास है ना, सो A1 A2 AN, अभी के लिए मान लो सब पॉजिटिव है, तो जो अर्थमेटिक मीन इनका होता है जो आप लोग जानते हैं A1 + A2 + AN अपॉन n, जो ज्योमेट्रिक मीन होगा A1 × A2 × A3 × AN, इसकी पावर 1/n, और जो हार्मोनिक मीन होगा n अपॉन 1/A1 + 1/A2 एंड 1/AN, है ना। और रिलेशन क्या होता है इन तीनों में, सो आप लोग जानते हैं कि इन तीनों का जो रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन इज > ज्योमेट्रिक मीन इज > हार्मोनिक मीन। तो इस तरह से रिजल्ट यूज किया जा सकता है, तो जो यूज कर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर है, तो 4 नंबर्स के लिए आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, ABCD ऐसा मान लो, तो उससे आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल लेने के बाद है ना B और D आउट हो जा रहा है, C को जैसे प्रूव करना है तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे कह रही ना। तो C क्या है, A² + B² अपॉन AB, एंड अच्छा ये WX था ना, WX तो CD है, अच्छा CD ये है, <= C² + D² अपॉन AB, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा, AB × A² + B² <= C² + D² × CD, ऐसा है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा होगा, जैसे प्रूव हो जाएगा ना, जैसे इन्होंने कहा ABCD के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से जैसे यूज़ कर रहे थे हम लोग, है ना, ये रिजल्ट से कहेंगे ना, A + B + C + D अपॉन 4, इसकी पावर 1/4, तो इससे क्या होगा, पावर अगर 4 लेंगे तो आ जाएगा, इससे देख लीजिए। हमें भी क्या दिखाना है, BD तो आउट हो चुका है ना एग्जाम्पल लेके, A और हमें C की बात करनी है। तो A और C की जैसे अगर लिखेंगे आप, तो अच्छा पहला ऑप्शन के लिए आप ये सजेस्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A + B + C + D <= यहाँ 4 टाइम ABCD की पावर 1/4, सेम चीज़ें आप लिख सकते हैं
u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स के बारे में, ठीक। 4 टाइम ये जो है u v w x, तो ये हम प्रूफ लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, फर्स्ट ए प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रूफ जो बता रही थी, ठीक है, आप सही बता रहे थे। सो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो ये तो ए है ना, ये रेसिप्रोकल ही तो है, तो कैंसिल हो जाएगा। u इज़ 1/a 1/b 1/c 1/d, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो पहला आपका ट्रू हो गया, तो मतलब हमने प्रूव कर दिया इसको एक्चुअली। यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को, तो ए डायरेक्टली आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। अब रहता है इसका, तो ये भी प्रूफ करना आसान है। मतलब देखते हैं, जैसे हम यही चीज़ यहाँ पे लगाए, a² + b², यही am मोर देन इक्वल टू gm वाला ही इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो क्या आएगा, ये मोर देन इक्वल टू 2 टाइम ab, ऐसा हो जाएगा। एंड c² + d² मोर देन इक्वल टू 2cd, यही यूज़ कर रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन मोर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे 2 नंबर्स मेरा a² b² है, तो a² b² का am होगा a² + b² 2, ठीक है ना। एंड रूट a² b² a भी हो जाएगा। तो सो am मोर देन इक्वल टू gm, ये इंप्लाई करेगा। अब इससे देखिए कैसे आप प्रूव कर पाएंगे सी ऑप्शन को, क्योंकि सी ऑप्शन कहीं ना कहीं इस तरह का है ना, यहाँ से आया, तो कुछ इससे आएगा। अच्छा, यहाँ इनटू में कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इनटू कर लेते हैं। तो यहाँ u भी है ना, हमें u भी और wx को भी देखना पड़ेगा। हाँ, आ तो जाएगा। जैसे यही चीज़ मैं इसके लिए यूज़ करूँ, अगर मैं 1/a + 1/b, है ना, जो कि हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1/√√ab, है ना, 1/u + 1/v मोर देन इक्वल टू क्या आएगा। तो मतलब हमें चाहिए ab और यहाँ पे cd ना। अच्छा, uv भी है ना, uv wx, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यूज़ करूँ wx और uv के लिए, तो मेनली तो मुझे चाहिए, मतलब सी पार्ट का मैं प्रूफ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रूफ के लिए ऐसे ही 2 इनइक्वालिटी बना लो इस तरह का, और फिर मल्टीप्लाई करोगे वैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। देख लो तो प्रूफ कैसे लिख सकते हैं इसका। वैसे भी देखो ना, ए बी कहाँ था, ए बी वॉज बिटवीन 1 and 2, है ना, बी वॉज बिटवीन 1 and 2, एंड सी वॉज बिटवीन 3 and 4, डी वॉज बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ से कुछ मिलेगा, देखो क्या इसके अकॉर्डिंग ये हम बोल पाएंगे। ए बी तो 1 2 के बीच का नंबर है ना, और सी डी 3 4 के बीच का नंबर है, तो वहाँ से तो आ जाएगा। क्योंकि तो इसका ये मतलब है कि ए जो हमेशा सी से छोटा होगा, है ना, बी हमेशा डी से छोटा होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि a² + b² इज लेस देन इक्वल टू c² + d², यस और नो। देखो एक इक्वेशन ये है, और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ab इज लेस देन इक्वल टू सी डी, ये चेक करो। अगर ab 1 2 के बीच है एंड सी डी आपका 3 4 के बीच है, तो क्या इस रिलेशन से हम ऐसा बोल पाएंगे, चेक कीजिए।
ठीक है जी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू हो जाए। मैं प्रूफ लिखना चाह रहा था, तो दिस इज द प्रूफ, चेक कर लो। सो ये जो सी स्टेटमेंट है ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, यही तो है, ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और चूंकि ए बी 1 2 में है, सी डी 3 4 में है, तो ये दोनों रिलेशन होल्ड करेगा, चेक कर लो तुम। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ए एन सी आर ट्रू, हमने प्रूफ भी किया, और एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करने के लिए यू चूज है ना सुटेबल एग्जाम्पल्स, और डिस्कार्ड हो जाएगा। और जो ऑप्शन ट्रू है उसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रूफ किया, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से ए प्रूफ हो गया, और इन दोनों इक्वेशन से सी प्रूफ हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी, जो लोग ट्राई करके आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ट्राई सर करके, ऑब्जेक्टिव तो सारे हो गए। ऑब्जेक्टिव हो गए सब, तो सब्जेक्टिव में बताइए पार्ट बी। बाकी लोग भी ट्राई करके आओ और पूछो, क्योंकि आपको डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा, ये मत सोचो कि आपके डाउट कोई और पूछेगा, है ना। क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आपको पूछना होगा, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या सीखना है ना। तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है जी सर। Is it okay if we leave application of derivative topic as approx only one question has come in PIQ? बट अगर आपका बैड लक हुआ और इस बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो वैसे तो एक एक टॉपिक छोड़ोगे, सारा छोड़ना पड़ेगा, तो वाई विल यू लीव। क्लास 11 12 का एनसीईआरटी उठाओ, वहाँ जाकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होता है। तो छोड़ने की मत सोचो ना, पूरा सिलेबस कवर करो पूरा, अगर छोड़ोगे तो फिर उसमें नुकसान है ना। तो लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इजी इजी टॉपिक, उसमें क्लास 12 का एनसीईआरटी उठाओ, उसमें जाके चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जाओ देखो। वैसे छोड़ो तो पूरा पूरा सिलेबस ही छोड़ दो, उसमें क्या ही है, सर ये फर्स्ट वाला ठीक क्वेश्चन। है ना। क्योंकि उसमें दिक्कत क्या है ना, छोड़ोगे हो सकता है इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए डोंट लीव एनी टॉपिक, आप जो कर सकते हो उसके पूरा एफर्ट्स करो, पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाओ, एंड देन है ना यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। क्योंकि सिलेबस मोर और लेस 11 12 और बीएससी वाला ही है, जो पढ़े होते हैं सब लोग वही है। क्वेश्चंस करो, रियलाइज होगा क्या सीखने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग पूछो। और अभी तो एग्जाम में टाइम, अभी मार्च ही चल रहा है, मार्च अप्रैल में है ना, ऑलमोस्ट आपके पास मोर देन 2.5 मंथ है ना। तो कहने का मतलब 75 डेज कम से कम आपके पास है। पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, मई में आपके पास 24 दिन है, 23 दिन है ना। तो ये तो 80 डेज हैं, 80 डेज बहुत है इस प्रिपरेशन के लिए। सो जो टॉपिक वीक लगे उस पर वर्क करो, है ना, इंस्टेड ऑफ लिविंग यू ट्राई टू लर्न। आजकल इतने रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए, गूगल है, यूट्यूब हैं, किताबें हैं, आप हमारी क्लासेस हैं, आप पूछ सकते हो यहाँ पे, है ना। जो मैं कर सकता हूँ वो हेल्प करूँगा, ये चीज़ है। बट डोंट लीव, ठीक है ना। क्योंकि अब मान लो इतने क्वेश्चन इतने आ रहे हैं ना, 30 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, और इतने टॉपिक्स हैं, तो हर क्वेश्चन के 1 2 क्वेश्चन ही आएंगे, 1 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के। हाँ, फर्स्ट ही नहीं बन रहा है, तो 1 1 का डेफिनेशन क्या है। ये कह रहा है कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, f फंक्शन है n क्रॉस n टू n, है ना। तो ये मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन है। सो एफ एम एन इज दिस मच। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन पता हो। 1 1 फंक्शन पूछा क्या है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ठीक है, सजेक्टिव मतलब ऑन टू, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या एफ 1 1 है, क्या एफ ऑन टू है। तो 1 1 का डेफिनेशन क्या है जी। सो 1 1 का डेफिनेशन ये कहता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स वन, ये वैक्टर लिख रहा हूँ मैं ना, वैक्टर एक्स वन, वैक्टर एक्स का मतलब है, मान लो अभी लिख रहा हूँ x1 x2, 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए, या एम एन के लिए भी लिख सकते हो, तो ये है। सो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। सो ये आप करोगे तो हो जाएगा। यही है, तो दिखाओ यहाँ से। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि लेट एफ ऑफ m1, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ m1 n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ m2 n2 इम्प्लाइज, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2m1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर n1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 इंटू 2 की पावर n2।
नाउ थिंक दिस इज ऑड नंबर है ना, और दिस इज इवन नंबर, मतलब 2 की पावर, तो यहाँ से कोई 2 की पावर तो निकलने वाला है नहीं, मतलब इसमें से 2 कॉमन आएगा नहीं। सो मतलब ये जो टर्म है, क्योंकि ऑड नंबर है, ये ऑड पार्ट, ये फैक्टर है ना, दिस आर 2 फैक्टर है ना, जब बोलूँ कि इसमें कोई कॉमन इसका फैक्टर नहीं, इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इंडिविजुअली यहाँ इक्वल होना पड़ेगा। तो ये इक्वल तभी होंगे व्हेन इंडिविजुअली 2m1 माइनस 1 हैज़ टू बी इक्वल टू m2 माइनस 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि जैसे ये 2 की पावर n1 ऐसा होगा, तो ये इंडिविजुअली इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब 2 की पावर n1 इज इक्वल टू 2 की पावर n2, और यहाँ से आएगा m1 इज इक्वल टू m2 एंड यहाँ से आएगा n1 इज इक्वल टू n2। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन दिस इज 1 1 फंक्शन। तो इंजेक्टिव तो है ना, तो इंजेक्टिव है यस। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू का डेफिनेशन ये है सर्जेक्टिव का कि एफ अगर मान लो डी डोमेन है और मान लो अभी कोडोमेन सी है फॉर एग्जांपल, है ना, तो डी इज डोमेन, सी इज कोडोमेन, तो आप फाइंड करोगे रेंज। व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये रेंज का मीनिंग है। सो फंक्शन का रेंज का मतलब ये, एंड व्हेन दिस डोमेन इज इक्वल टू रेंज, है ना, सो इफ एंड ओनली इफ एफ इज ऑन टू। तो ये डेफिनेशन है ऑन टू का। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, रेंज यू हैव टू फाइंड व्हेन रेंज एंड कोडोमेन कोइंसाइड्स देन इट इज ऑन टू। ठीक है जी। अच्छा, मार्किंग सिर्फ नहीं समझ आ रही ना, नेगेटिव मार्किंग है ऑल्सो, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं दोनों में। आई थिंक पेपर में ऐसा लिखा होगा, देखना पड़ेगा ना। आई थिंक दे डिसाइड, ये कोई बच्चा जो CMI का हमने टॉक किया था ना, तो वो बता पाएगा कैसे मार्किंग स्कीम है। पेपर में लिखा है जी ईच क्वेश्चन कितने यस मार्क्स के हैं? सर, जो पार्ट 1 है ना अपना, हम्म, वो 40 मार्क्स का है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट, उसमें हाँ, पार्ट ए में मतलब जो 20 क्वेश्चन है वो ईच 40 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। हाँ, और जो पार्ट बी है ईच हम्म, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो मतलब 60 मार्क्स हाँ, के हो गए। 60 मार्क्स सो का है। 20 इंटू 2, 20 इंटू 3। 3। नेगेटिव यस मार्किंग का क्या सीन है? सर, नेगेटिव मार्किंग का कोई मेंशन नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है इसका मतलब, है ना। क्योंकि सर वो बेसिकली मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव नहीं हाँ, होती नेगेटिव है। मार्किंग रखते नहीं है ये लोग, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सारे लगभग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हाँ, है। और पार्शियल मार्किंग भी यहाँ नहीं होगा, हाँ, मतलब, पार्शियल नहीं है। है ना, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है, यू हैव टू चूज एग्जैक्टली 3 ऑप्शन, इफ यू चूज मोर और लेस यू विल नॉट गेट मार्क्स, है ना। यस सर। ये है, ठीक है। सो ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया मार्किंग स्कीम का, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो 1 1 तो है। अब ऑन टू सोचो, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये सारे नेचुरल नंबर जनरेट कर देगा? डू यू थिंक कि दिस विल जनरेट ऑल नेचुरल नंबर? जैसे मैं पूछूं कि बताओ mn क्या रखोगे कि इसका आंसर 7 आ जाए, हाँ वो तो मिल जाएगा, है ना। 7 कब मिलेगा? जब आप n को 0 रख लो और m को 4 रख लो, आ जाएगा ना। तो सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कभी कोई नंबर जनरेट ना कर पाए? ऐसा हो सकता है, क्योंकि इवन वाले यहां से जनरेट, इवन वाले नहीं मतलब 2 की पावर वो वाले ना, तो मेनली क्या है, ये ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है और ये आपका एक 2 की पावर n टाइप का है। सो आपको सोचना अब ये है कि क्या ये नंबर दिस बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या हर नेचुरल नंबर जनरेट करेगा, ये आपको सोचना है। 1 1 तो ठीक है ना जी। अब मैं ऑन टू डिस्कस कर रहा हूं, तो इसका आपको ये सोचना है कि विल इट जनरेट, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डोमेन है n क्रॉस n और ये हमारा कोडोमेन है ना। तो यहाँ पेयर कुछ ऐसा है 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, जितने पॉसिबल पेयर है। यहाँ है 1 2 3 4। अब जानते होंगे ऑन टू क्या होता है कि एवरी नंबर इन द कोडोमेन मस्ट बी मैप्ड, इफ एनी वन रिमेन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो द क्वेश्चन इज, बताइए क्या आपको लगता है कोई नंबर यहाँ छूट जाएगा? थिंक ऑफ कि क्या ये हर नेचुरल नंबर कवर करेगा कि नहीं करेगा। जैसे 1 तो आ जाएगा यहाँ से, तो और तो सारे जनरेट हो जाएंगे, है ना। अगर मैं n को 0 रख दूं, सो 2m माइनस 1 विल जनरेट ऑल ऑड नंबर, है ना। सो ये सारे ऑड नंबर ये जनरेट कर देगा, 1 3 5 7 9, ये सब जनरेट कर देगा। अब बचा इवन की बात, तो क्या सारे इवन नंबर जनरेट हो पाएंगे? तो ये ऑड है,
सो 2 जैसे मैं अगर मैं m को जैसे यहाँ पे अगर मैं रख दूँ कुछ ऐसा, नेचुरल नंबर है ना, m भी तो नेचुरल नंबर ही है, सो m इज़ 1 2 है ना, तो ये m को अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये जो है 2 की पावर n इस तरह के नंबर जनरेट कर देगा, है ना। n को 1 रखूंगा 2 4 2 4 8 है ना, जो हमारे पास है 16, इस तरह के नंबर जनरेट कर देगा। लेकिन अब क्या होगा, आपको बीच के क्या नंबर छूट रहा है, जैसे एग्जांपल के 2 4 6 छूट रहा है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, ये 3 बना देगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जी। सो ऑड नंबर सारे जनरेट हो ही जाएंगे, तो एवरी ऑड नंबर विल बी मैप्ड इफ यू है ना कीप n 0। अगर m को 1 रखा तो इस तरह के नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं m को 2 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 है ना, 3 इंटू 2 की पावर n टाइप का, तो यहाँ कौन सा नंबर जनरेट हो जाएंगे, यहाँ से 3 टाइम कर दो इसका, है ना, तो 6 12 24 इस तरह के नंबर आ जाएंगे। आई थिंक बीच के सारे नंबर जनरेट किए जा सकते हैं ना, 2 4 8, ठीक है, तो बीच में 6 बचा, 10 बचा, 10 भी आ जाएगा, 5 2 जा 10 है ना। तो क्वेश्चन इज आपको बस यही एनालाइज करना, यू हैव टू टेल दैट कि दिस कैन प्रोड्यूस एवरी नेचुरल नंबर, है ना, देयर इज नो वन विच विल नॉट बी मैप्ड। सो आप क्या करो, इस ये पेयर इसमें हर नंबर को मैप करेगा, कोई छूटेगा नहीं, चेक कर लो। और अगर ऐसा आप कन्विंस कर देते हो, मतलब इफ यू राइट है ना कि कैसे हो रहा है, देन इट्स ऑन टू, चेक कर लो। और कोई भी इवन नंबर लोगे ना आप, तो या तो है ना क्या होगा, कोई और टाइम्स इवन हो सकता है इस तरह से, तो 2 की पावर n अगर बाहर करोगे तो कोई ऑड ही बचेगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो। तो आई थिंक इट विल प्रोड्यूस, ठीक है ना, देख लो। ठीक है जी, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, किसी को डाउट है पूछो। सो दिस इज ऑन 1 ऑन टू बोथ, तो आपको लिखना है कि दिस विल प्रोड्यूस ऑल नेचुरल नंबर फॉर, है ना, फॉर सम mn। So range is natural number and codomain is natural number. So it is on 2. नेक्स्ट बताइए जी। सर थर्ड वाला है, हाँ। इसको मतलब मैंने जिस तरीके से किया है हम्म। ना, वो मतलब मुझे थोड़ा इजी वे चाहिए। मैंने क्या किया कि ए स्क्वायर कर लिया, ए क्यूब कर लिया, उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर एक वो पैटर्न मिल गया मुझे। तो उससे भी आ जाएगा, तो वो भी ठीक है, दिक्कत क्या है, किसी भी तरीके से करना है तो ए स्क्वायर ए क्यूब से, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, उससे फिर आप कर सकते हो ट्राई। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, सर कोई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है क्या? नहीं नहीं, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम सेज एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाओ तो उससे मिल जाएगा, है ना, अप्लाई करो। तो इसका आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करो। सो क्या मिलेगा, आई थिंक ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 होल क्यूब इज 0, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ये आ जाएगा, या 1 माइनस लैम्डा होल क्यूब है ना, ये आ जाएगा। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो क्या होगा, तो a की पावर 10 चाहिए आपको, है ना, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दोनों रास्ते इनको खोल भी सकते हो आप। तो लैम्डा क्यूब, ठीक है ना, कितना आएगा, -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। से यहाँ से लैम्डा क्यूब जो आया 3 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +1, यही बनेगा। अब इसके हेल्प से आप बाकी रिड्यूस कर सकते हो डिग्री, है ना, बट इसमें भी कैलकुलेशन तो यहाँ से भी होगा, है ना, इफ़ यू फाइंड लाइक, तो इसके हेल्प से रिड्यूस करते जाओ, तो मतलब वो ज़्यादा आसान है जो आपने किया है। ए स्क्वायर ए क्यूब 3 4 टर्म निकालो, फिर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, फिर उसको जनरलाइज कर दो, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। सर लेकिन वो पैटर्न भी मतलब वैसा बना कि ये जो जीरो है ना अपना, हाँ हाँ, ये वाला नहीं आया उस पैटर्न में। ये मतलब जैसे ये है, नीचे जो 0 है, नहीं ऊपर वाला, हाँ, अच्छा वो नहीं ये आया। ये तीनों जीरो आए हैं, है ना, हाँ वन की जगह वन आया है। हाँ एंड देन जो ऊपर वाला वन है ना, एक बीच वाला, हाँ उसकी जगह 10 आ गया, हाँ, और उसके राइट वाले पे भी 10 आ गया, और ये जीरो का पैटर्न नहीं मिला, मतलब ये फ्लक्चुएट कर रहा है ओके, बहुत ज्यादा। तो अगर उससे नहीं हो रहा है तो यहाँ से कर लो, ये आप लैम्डा क्यूब आ गया ना,
तो यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि लैम्डा की पावर 6 निकाल लो, कैसे निकालोगे, या लैम्डा की पावर 4 फॉर एग्जांपल निकालोगे, तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, हमें समहाउ मतलब इस इक्वेशन से आपको लैम्डा की पावर 10 निकालना होगा, और ये भी एट द एंड यही आएगा, मतलब समथिंग फॉर एग्जांपल ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सम नंबर आएगा सी, इस तरह से ही आएगा। लेकिन इसको आपको रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा, लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6, तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर इस तरह से आ गया तो ए की पावर 10 हो जाएगी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू आई। तो यहाँ पे तो मेन बीच का स्टेप ये है कि लैम्डा क्यूब, जैसे लैम्डा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे इक्वेशन को, तो क्या होगा, लैम्डा 4 यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा। अब ये फिर से ये लैम्डा क्यूब आपको ये रखना पड़ेगा, अगेन ये रिड्यूस, तो हर बार जो भी है ना लैम्डा 5 ये भी क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, सारी वैल्यू क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, तो आपको दिखाना भी पड़ेगा सॉल्यूशन क्या है, तो इस तरह से लिख लीजिए। समझ पा रहे हैं, यहाँ लैम्डा क्यूब रखेंगे तो वापस ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, ठीक है ना। सो एवरी टाइम लैम्डा की कोई भी पावर क्वाड्रेटिक में लिखी जाए, मतलब लिख सकते हैं आप। यस सर, ऐसे तो आ जाएगा। तो इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये है, तो यहाँ पे सर इसमें कुछ लोअर ट्रायंगल वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है? वैसा तो कुछ पावर में लोअर ट्रायंगुलर ही आएगा, लेकिन अच्छा तो एक और तरीका होता है, जॉर्डन मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो ये जॉर्डन ब्लॉक है ना। तो इट इज़ अ जॉर्डन ब्लॉक, ये डायगोनल है 1 1 1, और इसमें जो है 1 1 है ना, तो ये 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन ब्लॉक है। जॉर्डन ब्लॉक है तो अब आपको है ना, ये जॉर्डन मैट्रिक्स है ऑफ 3 क्रॉस 3, तो जे की पावर 10 क्या आएगा, है ना, यही क्वेश्चन है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो इसका है ना, जैसे ये अभी लिखा था हमने, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक आया था ना, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी लैम्डा 1 की होल क्यूब, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी। इसका अगर आप मिनिमल पॉलिनोमियल यूज़ करेंगे तो ये यही आएगी, लैम्डा -1 का होल क्यूब ही आएगी, क्योंकि है ना मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, तो वो उससे पहले ज़ीरो ही नहीं होगा, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का ना, इसीलिए। अब यहाँ से अगर पावर हम 10 करेंगे तो क्या आएगा, थ्री थ्री थ्री, इसको मैं 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इससे डायरेक्टली तो पावर का इसमें कोई वो नहीं है। ए की पावर 10 का आप अगर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालोगे तो क्या आएगी, तो उसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इसमें लगता है इसी तरीके से करना पड़ेगा, शायद यही एक्सपेक्ट कर रहा है, बाकी कोई शॉर्टकट तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो अभी यही तरीका मुझे समझ आ रहा है, तो इससे ही करना पड़ेगा आपको अभी। नेक्स्ट बताइए। बाकी सब लोग जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका PYQ कंप्लीट करो, फिर उसके बाद जो थ्योरीज आप बोलोगे वी कैन डिस्कस थ्योरीज ऑल्सो, जो सिलेबस है, लेकिन पहले PYQs करोगे तो इससे आपको पता चलेगा एग्जाम का क्या लेवल है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपका क्या लेवल है और आपको कितना इंप्रूव करना है, तो PYQ से समझ आ जाएगा ये है। सर एक और डाउट था। हाँ बोलिए। सर मैंने मतलब 5th और 6th तो अटेम्प्ट नहीं किए, 7th वाले में मेरे को डाउट था सर। सर इसमें मैंने क्या किया है कि फर्स्ट सबसे पहले अपन को अपर केस वाला लेटर चाहिए, है ना। तो इसमें मैंने ले लिया 26 चूज 1। ठीक है, पढ़ लेता हूँ पहले। अ कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्ड यू टू यूज एग्जैक्टली 1 अपर केस लेटर एंड 3 लोअर केस लेटर्स, 3 डिजिट्स, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना, देर आर 33 स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड। तो मतलब एक अपर केस चाहिए, तो हमारे पास टोटल कितने अपर केस है, 26 ना लेटर, 3 लोअर केस, यहाँ पे 26 है,
3 डिजिट्स, डिजिट्स कितने हैं हमारे पास 10, और स्पेशल कैरेक्टर 33 है, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट सच पासवर्ड, आप बताइए आपने क्या किया। हाँ सर 26C1, 26C1, हाँ 26C3, 26C3, 10C3 हाँ और 33C2। हाँ, ये तो ये कर नंबर ऑफ दिया। वे आपने चूज कर लिया। अब सर पासवर्ड इसमें उसको, अरे ऑप्शंस हो रहे हैं। जी यस सर, हाँ, हर के पास ऑप्शंस का 26 की पावर 3, 10 की पावर 3, 23 की पावर 2। एक मिनट, हमें क्या करना था, तो आप क्या कह रहे हैं, जो कौन बता रहा है, सच संचित, हाँ ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ तक ठीक है ये जो बता रहे हैं इसमें। सर मेरा कहना था कि 26 मतलब एक अपर केस लेना है तो इसके लिए 26 ऑप्शन, और हम लोग को 3 लोअर केस लेना है 26 के बाद 3 ऑप्शन, ओके वैसे 10 के बाद 3 ऑप्शन। ओके ओके, तो रिक्वायर्ड यू टू यूज एग्जैक्टली 1 है ना, ठीक है। अभी देखते हैं, आप बताइए क्या आपको ये लगता है ठीक है इसके हिसाब से। हाँ 33 is सर perfect। जो ऊपर किया है उसमें 9 फैक्टोरियल से भी बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कॉम्बिनेशंस ले लिए उसको अरेंज कर देंगे क्योंकि अरेंज 9 कर देंगे digits है हैं। ना। तो अब आपको समझना है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आपको ये बताता हूँ दोनों में, जैसे इन्होंने बताया ये चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। 10 की पावर 3 ये लेंगे, 33 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इतना ही जो लोग बता रहे हैं। नहीं सर 9 फैक्टोरियल में इसको अरेंज कर देंगे फिर से 9 फैक्टोरियल करेंगे, अच्छा, और यहाँ भी 9 फैक्टोरियल करेंगे। अब समझो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पता है आपने क्या किया, रिपीटेशन आपने अलाउड किया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं 26 की पावर 3, तो रिपीटेशन अलाउड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्स यू टू यूज एग्जैक्टली 1 अपर केस है ना लेटर, 3 लोअर केस, 3 डिजिट, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट सच पासवर्ड। तो कुछ बोला नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। ओके सो अगर आपने ये लिख दिया तो 9 फैक्टोरियल क्या जरूरत है फिर, आप उसको कह रहे हैं कि 9 फैक्टोरियल में, देखिए दिक्कत क्या है ना, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल इसी का ले लेता हूँ, आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए फॉर एग्जाम्पल 3। अब आपको क्या लगता है कि ए को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप, या पूरे को अरेंज करेंगे, क्या 9 फैक्टोरियल होगा 9 डिजिट में, नहीं सर। है ना। तो वो आप 9 फैक्टोरियल भी कर रहे हैं, रिपीटेशन भी अलाउ कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए, देखते हैं। सो सर जो मेरा आंसर है, मतलब ये कॉम्बिनेशन वाला, इसमें 9 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है? हाँ क्योंकि आप अरेंज कर सकते हैं ना, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो नाउ यू हैव 9 ऑब्जेक्ट्स, मैं ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ है ना। तो जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, 9 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी है ना, इसमें क्या वर्ड यूज़ किया पासवर्ड में, जो भी चाहिए है ना, तो या 9 कैरेक्टर्स है समथिंग है ना। तो अब क्या उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सो वी कैन अरेंज 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 9 फैक्टोरियल वेज। आपने तो यहाँ सेलेक्ट किए हैं, आप ये नहीं करना चाहो ना, तो आपने बस सेलेक्ट किया कि 26 चॉइसेस हैं, एक सेलेक्ट कर लिया कोई भी, 26 में से आपने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिया, 10 में से, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंस बता दो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि आपके पास टोटल 26 चॉइसेस हैं, सो 20, हालांकि ये पहले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ डिफरेंस आएगा, 26C3 है, यहाँ 26 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यू आर चूजिंग 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि मेरे पास 26 चॉइसेस है, तो पहला जो हम है ना, ये 3 चाहिए था मुझे लोअर केस लेटर, तो मैं पहला 26 में से कोई भी ले सकता हूँ, दूसरा लोअर केस 26 में से कोई भी ले सकता हूँ, तीसरा लोअर केस 26 में से कोई भी ले सकता हूँ। तो इसमें हो सकता है तीनों सेम आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, 2 सेम हो सकता है, तीनों डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा ठीक से, है ना। सर आंसर की में पहले वाला दे रखा है। ओके तो कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्स यू टू यूज 1 अपर केस है ना। तो मतलब अगर विथ रिपीटेशन होता ना तो यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपने ऐसे लिखेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 21 अपर केस यूज करना है, 3 लोअर केस, 3 डिजिट, 2 स्पेशल कैरेक्टर, देयर आर 33 स्पेशल कैरेक्टर दैट कैन यूज, इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट सच पासवर्ड।
अब क्वेश्चन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या समझेंगे, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। मतलब इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप देखेंगे क्लास 12th 11th के एनसीईआरटी, जो क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें इस तरह क्वेश्चन है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। ये इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, आप जाकर देखेंगे तो बस वो, है ना, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा बट सिमिलर सेम क्वेश्चन है। तो मुझे लगा ये आंसर तब होता जब बोलता कि रिपीटिशन अलाउड है ना। अब जैसे आपका लॉजिक क्या है कि कुछ नहीं बोला तो हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्ड यू टू यूज एग्जैक्टली वन अपर केस, एग्जैक्टली वन अपर केस, 26 अपर केस है, कोई एक यूज कर सकते हैं, 3 लोअर केस लेटर्स। सो हमारे पास 26 लोअर केस लेटर्स है, आई कैन यूज, है ना, 3। तो यहाँ मतलब वो ना 3 डिस्टिंक्ट की बात कर रहा है, यहाँ जो बात कर रहे 3 डिस्टिंक्ट लिया हमने, 3 डिजिट्स 2 स्पेशल का है ना, तो 10 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट में कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था ना, कि डिजिट्स कैन बी रिप्लेस्ड और नॉट रिप्लेस, ऐसा बोलता तो ये मतलब इसके हटा देंगे, तो ये जो आंसर होता, जैसे कि यहाँ पे जो है 26 है ना, ये 33 एंड 33 स्क्वायर, तो ये आंसर इतना ही होता आंसर सही। अगर इसमें लिख दिया होता कि, है ना, जो है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, है ना, और कैरेक्टर्स कैन बी रिपीटेड, कि रिपीटेड कैरेक्टर्स यूज किए जा सकते हैं, तो तब ये आंसर करेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ जो बोलना चाह रहा है, कि मुझे लग रहा है डिस्टिंक्ट ही बोलना चाह रहा है कि 26 में से 3 आपको यूज करना है। सो आपने 26 में ना, सबको क्लियर ना क्या कर रहे हैं हम, 26 हमारे पास अपर केस लेटर है, एक चूज कर लिया, 26 लोअर केस लेटर है, 3 डिस्टिंक्ट चूज किया। तो एनसीआर या एनपीआर यूज होता है टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है, और 10 है मेरे पास डिजिट्स, मैंने 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, देन 2 स्पेशल कैरेक्टर में ये सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिसको अरेंज करना है। सो पासवर्ड में, है ना, इसका ऑर्डर ना, तो ये 9 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज, तो इसलिए यहाँ पे 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ है, कि, है ना, कोई कहीं भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि पहला वही होगा, अपर केस ही होगा। सो दिस 9 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज, तो इसलिए लिया है, ठीक है ना। तो अगर विथ रिप्लेसमेंट लिखा होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलने का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है, तो ठीक है सर। जी। सर मेरा कहना है मतलब अगर विथ रिप्लेसमेंट मतलब अगर हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो सर ये वाला भी पूरा तरीके से सही नहीं हुआ ना। कारण है कि आप ही बोले कि वो मतलब अरेंजमेंट में दिक्कत आएगा, तो हम लोग को फर्स्ट वाले में ही कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अरेंजमेंट जब लिखेंगे ना, तो यहाँ ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा अरेंजमेंट में, कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, हाँ, तो यहाँ पर अरेंजमेंट में दिक्कत आएगा आपको, सही बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक आया, 2 डिस्टिंक्ट आया, 3 आया है, तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसमें अभी अरेंज कर, एक्चुअली यहाँ पे ना ये परम्यूटेशन वाले केस में जैसा आता है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में ऐड कर सकते हैं सर हम ठीक है लोग, ना। मतलब पहले वाले में ऐड कर सकते हैं वो केस जब सारा रिपीट हो रहा है, मतलब कि +26 इंटू, हाँ ये सब +26 इंटू, क्योंकि सही से अगर तीनों रिपीट कर रहा है तो हम लोग का, या 2 रिपीट कर रहा है तो अलग केस आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा है कि, है ना, ये आपने क्या किया यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई कब होगा, कि कोई भी उन्होंने यूज़ किया तो ये कब यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ये तब इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत मुझे लगता नहीं पड़ेगी, ये इसमें है। केसेस बना के अप्लाई कर सकते हैं रूल, हाँ, कि आई मतलब थिंक ऐसा ये, भी तो हो सकता है कि दो लेटर सेम हो जाए, तो उसमें भी अलग परम्यूटेशन बनेगा। तो अलग केस, पहला केस में कि तीनों अलग अलग है, दूसरे केस में दो सेम है और एक अलग है, और तीसरे केस में तीनों सेम है, ऐसा टाइप बना के 3 बार अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, हाँ। तो इस तरह ठीक है, पहले आप सेलेक्ट कर लो उतने ऑब्जेक्ट, देन यू अरेंज देम इन दिस वे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस के लिए आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक 11 12 के सिलेबस से रिवाइज कर लो, JEE के मेंस वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो आप, एडवांस वाले भी चाहो तो, हालांकि वो ज़्यादा लेवल होगा, इसका उतना लेवल तो नहीं है, बट कर सकते हैं प्रैक्टिस।
सर 15th वाला। बाकी आई थिंक सॉल्यूशन भी इसका शायद अवेलेबल है ना, क्योंकि ये तो वेबसाइट पे सॉल्यूशन भी देता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन दे रखा है। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन तो नहीं दिया, आई थिंक आंसर की दे रखा होगा ना, इस तरह से है। हाँ अच्छा, उसका आंसर ऐसा था, एफ इज नॉट सब्जेक्टिव बिकॉज देयर इज नो पेयर एम एन फॉर विच। अच्छा हमने सोचा ही नहीं, एक मिनट, तो हम तो सोच रहे थे सारे जनरेट हो सकते हैं ऑड। एक मिनट, तो जो क्वेश्चन था इसका हमने फिर गलत सोचा है। कौन सा क्वेश्चन था, पहला था ही ना, एक मिनट, अच्छा ये वाला, एक मिनट, देखो देखो मैं यही बोल रहा था कि यू इंश्योर दैट क्या सारे नंबर जनरेट हो पाएंगे एन 1 नहीं आ सकता। अच्छा हाँ, तो ये तो ट्रिवियल केस ही छूट गया। जैसे यहाँ 1 2 3 है ना, तो हमने ये कहा था आपको अभी कि 2 की पावर, जब आप m को अगर आप है ना ऐसा कर दोगे, जैसे मैंने कहा कि m को आपने 1 रख दिया तो ये तो 1 हो गया, तो 2 की पावर n क्या जनरेट कर देगा, 2 4 जो बताया था 8 है ना, ये बताया था 16 एंड सो ऑन। और जब आप n को 0 रख दोगे तो ये क्या जनरेट कर देगा, सो n को 0 रखोगे तो ये जो फंक्शन है दैट विल 2m - 1 हो जाएगा। एंड m की डिफरेंट वैल्यूज लोगे, लाइक 1 3 5 कुछ भी, 1 2 3 कुछ भी, m कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, तो ये जनरेट करेगा, नहीं 1 जनरेट करेगा, लेकिन ये 1, अच्छा n 0 नहीं ले सकते ना, ओहो यहाँ मिस्टेक है ना, n वी कैन नॉट टेक 0 बिकॉज n के पास चॉइस क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ देखो n 1 0 नहीं ले सकते हम। अच्छा पहले भी मैंने ऐसे शायद कर दिया है ना, n कैन नॉट बी टेकन 0 ना, क्योंकि 0 तो अलाउड ही नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है, तो n 0 नहीं ले सकते हम, तो n मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा मुझे, है ना, और n मिनिमम 1 रखना पड़ेगा, इसका मतलब है, अच्छा है ना, सो n यहाँ नेचुरल नंबर है, m भी नेचुरल, क्योंकि mn को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये mn को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिस गोज टू fmn है ना, सो ये fmn प्रोड्यूस होगा। तो इनफैक्ट आप 3 भी जनरेट नहीं कर पाओगे, नो ऑड नंबर कैन बी मैप्ड, ठीक है ना, यहाँ मैंने वहाँ गलती किया था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने n को 0 रख दिया था तब भी। सो ध्यान से देखो, n 0 आप ले ही नहीं सकते ना, n की मिनिमम वैल्यू 0, m जो है नेचुरल नंबर है, सो m आप रख सकते हो 1 2 3 कुछ भी, n आप रख सकते हो 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर। सो क्वेश्चन ये हमेशा इवन नंबर होगा, क्योंकि n की चॉइसेस क्या है, n नेचुरल नंबर से स्टार्ट, 0 नहीं है, अगर n को 0 रख पाते ना हम, तो ये क्या होता, फिर जाके सारे ऑड नंबर प्रोड्यूस होते। इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पेयर है ना, जो 1 1 है, 1 2 है ना, 1 3 है, इस तरह से, जैसे 1 1 कहाँ पे जाएगा, अगर आप 1 1 रख के देखो तो ये 2 पे जाएगा, ठीक, 1 2 कहाँ पे जाएगा, सो 1 2 m को 1 रखो और 2 रखो तो ये 4 पे जाएगा। सो क्वेश्चन ये है, यू मतलब इसमें जितने भी ऑड नंबर्स है ना, दैट विल नॉट बी मैप्ड बाय एनी पेयर, ऑल पेयर विल मैप ओनली इवन नंबर्स, यहाँ पे ये है। तो उस टाइम है ना किसी ने ध्यान नहीं दिया शायद, तो वहां पे मैंने ये n को 0 रख दिया था, इसलिए कहा था ऑड जनरेट हो जाएगा, बट n कैन नॉट बी 0, n नेचुरल नंबर है, तो n मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज ऑलवेज इवन, है ना, दिस इज ऑलवेज इवन, ये हमेशा इवन रहेगा, सो मीन्स ऑड नंबर्स विल नॉट बी मैप। तो जो रेंज है ना, जो मैं रेंज लिखना चाह रहा था, तो यहाँ जो रेंज आएगा वो सिर्फ ये आएगा 2 4 6 8 10, इस तरह के नंबर ही जनरेट कर पाओगे, नो ऑड नंबर कैन बी जनरेटेड। चेक करो, यस सर। ठीक है ना, सो आई थिंक दिस इज आंसर। सो है ना, रेंज हमने क्या कहा था, ऑन टू कब होगा, व्हेन कोडोमेन एंड रेंज कोइंसाइड्स, तो यहाँ कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है आपके पास, और रेंज ये है फंक्शन का 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, सो यू कैन नॉट जनरेट ऑड नंबर्स एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो पहले मैंने गलती से 0 ले लिया था, क्योंकि है ना यहाँ पर ध्यान रखना है क्या पॉसिबिलिटीज है। बाकी इसमें ना इसका डिटेल सॉल्यूशन भी है अवेलेबल, बुक में भी होगा और वेबसाइट पे भी है, सो यू कैन चेक, जहाँ डाउट है वहाँ डिस्क, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई कर रहा हूँ। वेबसाइट पे सॉल्यूशन है, इस बुक में भी शायद सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके फाइन। तो वही आपको देखना होगा, 1 1 2 पता है, डेफिनेशन फिट करना है केयरफुल्ली। बताइए, तो कहाँ पे थे हम लोग अभी, हाँ जी नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे थे, तो हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला 15 देखना था, अच्छा चलिए 15 पे आते हैं जी। सो 15
सर ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर अभी इस साल वाला सिलेबस देखे तो उसमें ज्योमेट्री करके लिखा नहीं है, तो बस वही कंफ्यूजन था। वो लॉजिक टाइप पे 3/8 आएगा। सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन मे बी इसमें क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ABCD ऑफ साइड लेंथ 1 इज फोल्डेड along with the segment that connects the upper right triangle this what is the vertical distance between this and this। ओके तो ज्योमेट्रिक ऐसे तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा रीजनिंग उजनिंग कुछ लिखा है सिलेबस में। हाँ, रीजनिंग तो है। हाँ तो उस तरह से कुछ रीजनिंग में ये पूछ लेगा आपसे। Yes, तो sir. इसमें सिलेबस ऐड किया है ना, सिलेबस शायद फर्स्ट पेज पे सिलेबस है ना, तो सिलेबस नहीं ऐड किया इसमें। देखो रीजनिंग लिखा होगा तो इस तरह से लगता है रीजनिंग में पूछ लेगा आपसे वो उस तरह के क्वेश्चंस। मतलब सर जिसका जैसे इसका सोल्यूशन है, उस मतलब थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में मतलब मालूम होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग वाला लग नहीं रहा है ऐसे। हाँ, तो स्कूल वाला ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा फिर आपको 9-10 वाला। अब इसको क्वेश्चन को देख के बचपन का याद आ गया। हाँ वही तो, क्योंकि स्कूल जैसा ही ना, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ABCD ऑफ साइड 1 इज फोल्डेड along the segment that connects the upper right corner B and the midpoint Q of the left edge AB AD at shown। So what is the vertical distance between the base edge जो कि segment DC है ना, DC and the point P which was only point A। ओके हाँ जैसा ज्योमेट्री का ही है, ऐसा तो ज्योमेट्री का सिलेबस पता नहीं पहले हो सकता है रहा होगा, क्योंकि सिलेबस कई बार अपडेट होते रहते हैं है ना, सो मे बी उस टाइम पे रहा हो तो इसलिए तब पूछा गया हो, क्योंकि सिलेबस ना लोग अपडेट करते रहते हैं ना। यस सर। देखो ट्राई करके है ना, क्योंकि सिलेबस इंप्रूव होता रहता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ 3/8 आ रहा है इसका। अच्छा सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है फिर है ना। यस 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 सर। है ना, वैसे सॉल्यूशन में भी किया होगा तो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट पहले खुद से करो है ना, पहले आप खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो, उससे क्या होगा कि आप कुछ नया सोच पाओगे, मतलब आपका ब्रेन डेवलप होगा, ये चीज़ है। क्योंकि पहले सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर आपका दिमाग उसमें चला जाएगा कि जो लिखा है वो कैसे सही है वो समझने में, और जब खुद ट्राई करोगे तो आप कुछ नया है ना सोच पाओगे, ये चीज़ है। देखो अगर हो गया ठीक है। डाउट है जी आपका श्रीकांत? हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन समझ आ रहा है, सॉल्यूशन देख सकते हो, पहले खुद ट्राई करो, या तो हो जाएगा या नहीं होगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो ट्राई करने के बाद, क्योंकि जब सर ट्राई मैंने करोगे सॉल्यूशंस नहीं देखे। हाँ होता क्या था, मतलब जब आप ट्राई, पहले आप खुद ट्राई करो, डोंट लुक एट सॉल्यूशन फर्स्ट, ट्राई करो, या तो हो गया तो बहुत अच्छा, तब भी सॉल्यूशन देखो कि आपने जो किया उसने किया सेम है क्या, अगर अलग है तो आपने क्या किया उसने क्या किया, दोनों तरीका सही हो सकता है, एक क्वेश्चन 1000 तरीके से सॉल्व हो सकता है, ये है। अगर नहीं हुआ तब भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो, और सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से ये, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो यू गो थ्रू, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, चाहे सॉल्व हो या ना हो, ट्राई करने के बाद गिव टाइम टू क्वेश्चन एंड देन आप डिस्कस करो। तो ये सर ये जो 11th वाले क्वेश्चन है, हाँ ये सिलेबस में कहाँ पर मिलेगा, मतलब कौन सा ये हाँ ये जो पाई चार्ट वगैरह है। ये उसमें आ जाएगा ना, सिलेबस में क्या है, पहले सिलेबस ओपन करते हैं, रुको, तो क्या था सिलेबस, ये वो लॉजिकल रीजनिंग वाला हाँ होगा, लॉजिकल डेटा रीजनिंग वाले इंटरप्रिटेशन पार्ट, होता है ना, जी वो वही वाले हैं हाँ ये। रीजनिंग सिलेबस पार्ट में में, का मेंशन है। रीजनिंग आई थिंक सीधा लिखा हुआ है, रीजनिंग वाले पार्ट में आपसे हाँ, पूछ लेगा, रीजनिंग लिखा हुआ है उसमें। हाँ तो रीजनिंग में आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो ये जो है ये ना डेटा साइंस सिलेबस, तो ये जो आपका सिलेबस है कि स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, इसमें देखो कहीं ज्योमेट्री तो नहीं लिखा ना, APGP ऐसा नहीं तो सर वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, उसमें लिखा है वो डेटा इंटरप्रिटेशन करके। हाँ एग्जैक्टली ये ना, हाँ इसमें आ जाएगा वो टॉपिक जी, ठीक है, तो इसमें वो आ जाएगा। है ना, जैसे 2018 का पेपर चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे इसमें कहीं ज्योमेट्रिक डायरेक्ट तो लिखा नहीं है,
बट मे बी उस समय रहा हो लिखा सिलेबस में, तो इसलिए पूछा गया हो। तो कई बार सिलेबस अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना। ये है सेट रिलेशन, परमुटेशन, काउंटिंग टेक्निक, पिजन ओपन, बाइनोमियल, मैथमेटिकल इंडक्शन, बुलियन एंड ट्रूथ टेबल, है ना। तो ये सब चीज़, सिलेबस तो छोटा सा ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं है वो है, ठीक है ना। तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, सही बता रही है। तो यहाँ से देखो, अब इसमें देख के आप समझो, ट्राई करो। ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन का। सॉल्व हो रहा है कि नहीं, सब लोग सॉल्व करके आओ। देखो क्लास, क्योंकि तैयारी सच में कर रहे हो तो आप उसको सॉल्व करो, पेपर्स, ये है। ये सर सॉल्व तो हो गया है ना, Yes, sir. ठीक। बट ये हाँ उसी का है ना। मतलब जो भी एग्जाम आप लोग, क्योंकि कुछ लोग आप में से ना CMI या ISI या CUET जो भी पेपर दे रहे हो, तो उसके सिलेबस एक बार ओवरव्यू पूरा सिलेबस देख लो और PYQ सॉल्व कर लो, और जो भी डाउट है वो आप डिस्कस करो, ये चीज़ है। तो ये तो आ जाएगा मुझे लगता है इससे। देखो इसमें अगर कुछ डाउट रह गया तो बताओ, ट्राई करके देखता हूँ, ये चीज़ है। इसमें जो है, तो यहाँ से फिर 19 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये इसी का सॉल्यूशन है, इसी पेपर का यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है। अच्छा ये आंसर की है उस पेपर का जो अभी हमने सॉल्व किया ना, उसका ये आंसर की है। ओके, पार्ट ए का ये हो गया आंसर की, और पार्ट बी का सॉल्यूशन होगा। ये क्या है, ओके ठीक है ना। ये पार्ट ए का जो सॉल्यूशन था। ठीक है, दोबारा लगा दिया पेपर। सर। क्वेश्चन 6 भी नहीं आया था मुझे। कौन सा, इसी का पार्ट बी का? ये देखो यहाँ सॉल्यूशन है ना। अच्छा ये वाला पार्ट हम कर रहे थे ना। तो नो पेयर कैन मैच 1। अच्छा इसका मतलब है कि कोई भी ऑड नंबर, इवन मैंने कहा कि कोई भी ऑड नंबर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए। तो ये सॉल्यूशन भी है इसमें, बुक में आप देख सकते हो, यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है। पहले पेपर है सिर्फ। अच्छा ये नंबर देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि, है ना, ये ऊपर क्वेश्चन है फिर नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, तो यू कैन सी देयर। अ 4 डिजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ABCD। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, जैसे, है ना, कोई भी नंबर उस तरह से लिखते हो आप, जैसे मान लो है 1 2 3 4, 1234 है, 1234, तो ये वैसे लिखा जा सकता है ना। ये तो आप जानते हैं, इस तरीके से बोल रहा है, 2 इंटू 100, 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, है ना। तो इस तरह से लिखता है ना, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 एंड 1000 प्लेस, 1s 10s 1000, है ना, 100 एंड 1000 प्लेस, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यही कह रहा है ये कि ABCD एक नंबर है, लाइक 1 2 3 4। सो उसको ऐसा लिखा है, लाइक दिस, जो हमने लिखा है इस तरह से। अब ए कह रहा है कि 0 नहीं है, ठीक है ना। सपोज द नंबर DCBA obtained by reversing the digits ABCD, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो इसका क्या मतलब है, 4 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 2 इंटू 10 प्लस 1, यही है ना। तो वैसे ही समझ आ रहा है, तो आप ऐसा समझो यह ABCD, तो DCBA हो जाएगा इसका रिवर्स, यही है DCBA। समझने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन समझने के लिए। obtained by reversing digits this is 9 टाइम ABCD, है ना। तो जैसे ABCD को इस तरह से लिखा है, तो DCBA को उस तरीके से आप लिख सकते हो। अब वो इक्वल कर दो 9 टाइम दिस। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ABCD। अब देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है। लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, है ना।
देखो ये सॉल्यूशन समझ आ रहा है आप लोगों को? लेकिन देखो सॉल्यूशन देख के समझना ज़्यादा डिफिकल्ट है देन खुद से सॉल्व करने से। मुझे लगता है जब खुद से आप यस सॉल्व सर। करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंग गाइड करता रहेगा तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। लेकिन अब ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या है ये, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। देन आप खुद से ट्राई करके समझने की कोशिश करो। और एक बार अगर आपने ट्राई किया, इवन सॉल्व नहीं भी हुआ ना, और तब सॉल्यूशन पढ़ोगे तब ज़्यादा सॉल्यूशन समझ आएगा देन इन द बिगिनिंग। आप क्वेश्चन पढ़े और सॉल्यूशन पढ़ लो तो आपको सॉल्यूशन नहीं समझ आएगा जस्ट इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन। बट आप ट्राई करके नहीं भी सॉल्व होगा तब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि आप कहाँ गलत कर रहे थे। ये आपको इजीली समझ आ जाएगा सॉल्यूशन देख के। तो इसलिए पहले खुद से ट्राई करने चाहिए इवन सॉल्व क्वेश्चन को भी, एंड देन यू लुक एट सॉल्यूशन। ये है, ठीक है जी। देखो यस सर, दिमाग अच्छा स्लो हो जाता है। है ना, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव हो जाता है जब खुद से सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उससे एक्टिव हो जाता है। और जब सॉल्यूशन पढ़ने लगते हो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये है। यस सर। सो यस क्या कह रहे हैं कि फॉर द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन दे गिव फॉर्मूला फॉर मीन एंड वेरिएंस इन क्वेश्चन ओनली, सो इज इट ओके इफ यू डू नॉट मेमोराइज देम। अच्छा ठीक है, ऐसे तो नहीं सर, याद तो करना पड़ेगा वो। एक्चुअली ये देखिए 8th क्वेश्चन है ना सर, हाँ उसमें मतलब सर उन लोगों ने पूरा एक्सप्लेन ही कर दी स्टोरी हाँ 8th मतलब आप क्वेश्चन में। शॉर्टकट की तरफ जा रहे हो तो जरूरत क्या, अगर वैसा कोई क्वेश्चन बना दिया जहाँ पे पीडीएफ की जरूरत पड़ गई, अल्लाह नॉर्मल में पीडीएफ को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पीडीएफ याद रहेगा, कई बार पीडीएफ दे देगा, कंपेयर करना पड़ जाएगा उससे वेरिएबल निकालने के लिए, तो वहाँ जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, जो सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेगा, है ना। आप स्किप करने के चक्कर में पूरा सिलेबस स्किप कर दो फिर। ये है मतलब आई डोंट नहीं सर, रिकमेंड वो जो एनीवन टू स्किप 8th एनीथिंग। क्वेश्चन है ना, हाँ 8th क्वेश्चन में उनने बायनोमियल का पूरा फॉर्मूला दे दिया क्वेश्चन में ही, है ना। हाँ और एक्सपेक्टेशन का भी फॉर्मूला दे दिया, और फिर हमें वैल्यूज देकर क्वेश्चन पूछ लिया ये ये। अच्छा, हाँ तो ये है। हाँ मतलब जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं, मतलब फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में है तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से नाम लिखा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होने चाहिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीएमएफ है या पीडीएफ है, मीन है, वेरिएंस है, ये सब याद होना ही चाहिए, है ना। मतलब जो भी चीज़ें आपको आती है उसका एडवांटेज मिलेगा, जो चीज़ आप स्किप करना चाहते हो उसका डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। ये चीज़ें हैं। सो डोंट थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी और आप उतनी बेनिफिशियल रहोगे जितना सबको याद है, तो कैसे सेम हो सकता है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि इन इमरजेंसी सिचुएशन यू विल लूज, ये होगा। और जिनको सब कुछ जिन्होंने कवर किया है सो दे विल बी इन बेनिफिट इन दैट सिचुएशन। वो तो लक वाला मैटर हो गया ना कि आपने नहीं पढ़ा और वो नहीं जरूरत पड़ी, फाइन, आपने छोड़ दिया और जरूरत नहीं पड़ी। पर इन केस इफ नीडेड देन एनीवे, मतलब आपको प्रोसेस समझ आ रहा है। जो लोग नए हैं स्पेशली, प्रोसेस यही है कि यू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन योरसेल्फ, सॉल्यूशन और आंसर की है, देन ट्राई करने के बाद यू मैच विद देम। नहीं होता है उसको मार्क कर लो, क्लास में आप इंटरेक्ट करो कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और ये समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर ट्राई करूंगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मैं जितना हेल्प कर पाऊंगा हेल्प करूंगा, लेकिन सबसे पहले पूरा PYQ कंप्लीट कर लो। इस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं, वेबसाइट से हमने डाउनलोड करके बुक बनाए हैं, उसको कंप्लीट कर लो। जो जो मुश्किल है उसको मार्क कर लो, सॉल्यूशन देखो, समझो। जो नहीं समझ आ रहा आप मुझसे डिस्कस करो, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी ऐसा इसमें बहुत मुश्किल ऐसा चीज़ नहीं है जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े होंगे, 11th 12th में नहीं पढ़े होंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है ना। जो है तो वो मुझसे डिस्कस करो, वो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका। सर इसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता होगा सर। कट ऑफ किसी को याद है? मैंने वो तो किया था इंटरेक्शन, बट मुझे याद तो नहीं। देखो मीटिंग में हमने इंटरेक्शन किया था CMI वाले बच्चों के साथ, मेरा इंटरव्यू पड़ा होगा उस पर पिछले साल का। क्या कट ऑफ रहता है जी, किसी को आइडिया है? सर ओवरऑल 60 बोला था। 60 बोला था उसमें, अच्छा। तो ये सर इंटरनेट पे भी मैंने चेक किया था, 58 समथिंग था, तो हाँ, 60 आई थिंक। तो जैसे पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो ये तो 40 हो गए। पार्ट बी में 20 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, तो ये आपके 60 हो गए। टोटल आ गया 100 मार्क्स। तो 100 में 58 और 60 अराउंड, है ना, ये आपका कट ऑफ है। सर और फर्स्ट पेज पे ये भी मेंशन किया है कि मतलब अपन के दोनों पार्ट ए और बी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर होना अच्छा, चाहिए। मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आप। इसमें एक कट ऑफ फिक्स होगा कि फॉर एग्जांपल, है ना, हाँ मान लो अभी के लिए 20 मार्क्स 20%, फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूं कि इसमें 50% चाहिए, इसमें 50% चाहिए, तो इंडिविजुअल कट ऑफ भी है पार्ट ए पार्ट बी में, उसको क्रॉस करोगे देन आपका फाइनल। अगर आपने किसी एक का भी पर्टिकुलर सेक्शन का जो कट ऑफ क्रॉस नहीं किया तो आपका मतलब चेक नहीं होगा आगे कॉपी। मतलब पार्ट ए में अगर आपने मान लो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया पार्ट ए का, देन योर, है ना, पार्ट बी का कॉपी चेक नहीं होगा। या दोनों में से किसी एक, भले इंडिविजुअल कट ऑफ क्रॉस करना होगा, देन ओवरऑल मेरिट बनेगी, यही ना, ये है।
जी सर, वो पार्ट ए का है सर। कौन पार्ट ए का? अच्छा, जी सर, इंडिविजुअल कट ऑफ सिर्फ पार्ट ए का, पार्ट बी ए। में नहीं, बी में नहीं चाहिए। नो अच्छा नो सर। ओके ठीक है, फिर मतलब बी नहीं, ओनली पार्ट ए का कट ऑफ क्रॉस होगा तभी बी की तुम्हारी शीट चेक चेक होगी, है होगी, ना? बी में ऐसा कोई कटअप और नहीं है इसका चेक मतलब। होगी फिर टोटल होकर अपन को समवेयर अराउंड हाँ 60 के आना चाहिए। तो मतलब ये हुआ जी कि ए में कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ है, यही ना? जी यस सर। बी का कोई बस। फिक्स कट ऑफ नहीं है, ठीक है। सर लेकिन पार्ट ए में कितना मतलब कट ऑफ कितना है, कितना क्वेश्चन करना पड़ता है? हाँ वो तो देखना पड़ेगा क्या कट ऑफ है, किसी को आइडिया है? क्योंकि मैं तो एग्जाम दिया नहीं, मुझे बता आइडिया नहीं अभी, मतलब बच्चों से ही पूछ के बता सकता हूँ जो सीएमआई में है अभी, है ना? हाँ वो वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि पार्ट ए में मतलब कितना करना होता है कि मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाए। सर वो 50-60% ही समथिंग होता होगा। सर वीडियो प्रीवियस वीडियो में 22 कुछ बता रहे थे 22? सीनियर्स। जी सर, अच्छा 22 के 40 आस। में। हाँ वैसे कई सारे इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने भी किए हैं और भी लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं। अगर किसी को पर्सनली नंबर चाहिए, मेरा लास्ट ईयर स्टूडेंट थी आहाना बोस, तो इसी आपके जैसे वही बैच में थी, वो है और भी बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो वहाँ पे है, तो जो हमारे यहाँ थे, है ना? कोई बच्चा जैम में होता है, बाद में वही सीएमआई क्वालिफाई करता है, इस तरह से वही बच्चा आईएसआई करता है, तो वैसा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना हमारे, क्योंकि मतलब जैम में मेरे पास अराउंड 800-900 बच्चे जैम के ही होते हैं, तो वही जैम नहीं हुआ तो वही आईएसआई क्वालिफाई करता है, सीएमआई सीयूईटी वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो इस तरह से है। तो अगर जैसे पर्सनली है ना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, इफ़ समवन नीड ना, टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पे, तो क्योंकि मतलब एक बच्चे का नंबर भेज दूंगा तो उसके क्लासमेट्स बहुत सारे हैं, सो यू कैन उससे पूछ सकते हो, और किसी का आपको शेयर कर दे उससे, है ना, आप बात कर सकते हो, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। वो सौम्य जो भी है, जो जिसके साथ इंटरव्यू किया था मैंने, वो भी कांटेक्ट में है, तो उसका नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। सो है ना, अगर आप किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना, मैं नंबर भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो यू कैन डिस्कस विद देम, है ना? मेनली क्या होता है ना, सबसे अच्छा गाइड वो इंसान कर सकता है जो उस रास्ते को, मतलब उस प्रोसेस को, मतलब कवर किया है ना, उस जर्नी को कवर किया है, जो उस जर्नी से निकला है, तो उसको पता है कि क्या कैसे प्रोसेस है ना, ऐसा है। तो आप उनसे गाइडेंस लोगे तो सबसे अच्छा ये होता है कि जो उस प्रोसेस में था, जो सक्सेसफुली कंप्लीट किया उस प्रोसेस को, तो उसको आइडिया है कि क्या कैसे होता है और क्या करना चाहिए कैसे, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा, ठीक है। एनीवे ट्राई करें, कंप्लीट कीजिए इसको, अगर है ना, मैं क्या मानूं 2018 वाले सबने कर लिए। ये देखो इसमें सॉल्यूशन भी है, सॉल्व करो और ट्राई करो, फिर पूछो आप जो भी डाउट है। मतलब स्पून फीडिंग से आपका वो नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं सारे करा दूँ, करा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा आपका तभी होगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे, फिर सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ना? सो यू सॉल्व इट, जल्दी इसको कंप्लीट कर लो, देन अगर आपको सिलेबस चाहते हो डिस्कस करना तो वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट मैं पहले कहूँगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सब लोग ग्रेजुएट लोग हैं, तो जो सिलेबस है ऑलमोस्ट आपने इसका 80-90% सबको ऐसे ही आता होगा, क्योंकि 11th-12th का और ग्रेजुएशन का थोड़ा सा है, आता ही होगा, और थोड़ा सा जो ज़रूरत है उसको बुक से या इंटरनेट से, या है ना, हम कंप्लीट करके PYQs कंप्लीट करो, एंड देन जो डाउट हो मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। अच्छा 60 आउट ऑफ 100 कट ऑफ है ना, हाँ ठीक है, जो बता रहे थे आप उस समय। क्या करें, तो आज ही स्टॉप करते हैं, चलो। अच्छा टाइम 12 बज गया, ओह, तो अराउंड ना, ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, उसको कंप्लीट करके आओ। तो आई थिंक 2018 का पेपर कुछ लोगों ने ट्राई किया है कम से कम, सो देख लो एक बार अच्छे से, इसमें 40 क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव 20 सब्जेक्टिव, विथ आंसर की विथ सॉल्यूशन है, ट्राई करके आओ। स्टिल कोई बचेगा तो अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो 2019 का पेपर करके आओ कल, ठीक है। तो 18 या 19 ट्राई करके आओ, अगला पेपर 19 का होगा, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 19 का होगा, ये तो 18 है, यहाँ से ना, ये 19 का होगा, ठीक है। तो 19 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो 15 मई को हुआ था, आप लोग का भी 24 मई को है ना इस बार। तो ये 2018 और 19 वाले पेपर आप लोग ट्राई करके आओ, जो डाउट है वो डिस्कस करो, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी डाउट क्लास होगा क्या? जी जी, डाउट, हाँ हाँ अभी हाँ डाउट जी, अभी डाउट क्लास होगा, हाँ।